हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर के अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आनुवंशिकी में प्रयुक्त शब्दावली। इसके अंतर्गत हम उन शब्दों का मतलब समझेंगे जो आनुवंशिकी में बार बार प्रयुक्त होते हैं, और मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को भी समझने के लिए इन शब्दों का मतलब समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक। और एक चीज और कि ये सारे शब्द जो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते चलेंगे और सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जीन किसे कहते हैं? तो देखिए, डीएनए का वह भाग जिस पर आनुवंशिक लक्षणों की सूचना उपस्थित होती है उसी को कहते हैं जीन। देखिए, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आनुवंशिक लक्षणों की सूचना होती है डीएनए पर, और डीएनए के ही जरिए आनुवंशिक लक्षण जनकों से संतानों में जाते हैं। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले ही वीडियो में। ठीक, तो अब क्या है कि यानी इसका मतलब क्या है कि डीएनए पर स्थित वे छोटे छोटे भाग जिस पर भिन्न भिन्न तरह के आनुवंशिक लक्षणों की सूचना स्थित होती है, उन्हीं भागों को कहा जाता है जीन। फिर से समझिए कि डीएनए पर बहुत सारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं, तो डीएनए पर स्थित वो छोटे छोटे भाग जिन पर भिन्न भिन्न तरह के आनुवंशिक लक्षणों की सूचना स्थित होती है, उन्हीं टुकड़ों को, उन्हीं भागों को कहा जाता है जीन। क्लियर है? यानी सिंपल सा है कि डीएनए का वह भाग या वह छोटा सा भाग जिस पर आनुवंशिक लक्षणों की सूचना उपस्थित होती है उसी को कहते हैं क्या? जीन। ठीक, यानी सिंपल सा कह सकते हैं कि जो जीन है यह आनुवंशिकता की मूल इकाई है। क्लियर है? अब क्या है कि मेंडल को जीन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो इन्होंने जीन को कारक नाम दे दिया था। मेंडल ने इसे कारक यानी फैक्टर कहा था। मेंडल ने इसे कारक या फैक्टर कहा था। ठीक, अभी जीन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एलील किसे कहते हैं। देखिए, एक ही लक्षण के तुलनात्मक रूपों या विपरीत रूपों को व्यक्त करने वाले जीन्स को एलील कहते हैं। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हर एक आनुवंशिक लक्षण के लिए एक जीन होता है। यानी फूल के रंग की बात करें, अगर हम लोग मटर के फूल की रंग की बात करें तो बैगनी रंग के लिए भी एक जीन होगा और सफ़ेद रंग के लिए भी एक जीन होगा। लेकिन ये दोनों जीन जो हैं, जो बैगनी रंग का जीन और सफ़ेद रंग का जीन है, ये दोनों जीन एक ही लक्षण के दो रूपों को व्यक्त कर रहे हैं, और वो लक्षण कौन सा है? फूल का रंग। ठीक, तो एक ही लक्षण के दो रूपों को व्यक्त करने वाले जो जीन हैं उन्हीं को कहा जाता है एलील। क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो वही यहां लिखा है कि एक ही लक्षण के तुलनात्मक रूपों या विपरीत रूपों या विपर्यासी रूपों को व्यक्त करने वाले जीन्स को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं संकरण तथा संकर। इंग्लिश हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड। किसे कहते हैं समझिए। जब विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है तो इसे संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। देखिए, संकरण भी वास्तव में एक तरह का निषेचन ही है। शर्त यह है कि नर और मादा विपरीत लक्षणों के होने चाहिए, मतलब उनके बीच में बहुत सारे लक्षण होने चाहिए जो विपरीत हों एक दूसरे से। ठीक, तो उसी को कह देंगे संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। और इस प्रकार उत्पन्न संतानों को क्या कहा जाता है? इस प्रकार उत्पन्न संतानों को कहते हैं संकर यानी हाइब्रिड। ठीक, मतलब सीधा सा समझिए कि अगर लंबे पौधे और बौने पौधे, मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच निषेचन कराया जाए तो इसे संकरण कहेंगे। बैगनी रंग के पुष्प वाले पौधे के और सफ़ेद रंग के पुष्प वाले पौधे के बीच वो निषेचन कराया जाए तो इसे संकरण कहेंगे। और जो उत्पन्न संतानें होंगी, जो उनसे बीज उत्पन्न होगा, उनसे जो पौधे आएंगे, उनको कहेंगे संकर यानी हाइब्रिड। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा अभी संकरण तथा संकर। अब आगे हम लोग बात करते हैं एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण की। देखिए, आसान है। जब संकरण कराया जाता है, यानी विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा के बीच निषेचन कराया जाता है, तो उनके बीच बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं। मतलब नर और मादा के बीच में
कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं, लेकिन संकरण कराते समय अगर उन बहुत सारे कई विपरीत लक्षणों में से केवल एक ही जोड़ी विपरीत लक्षण पे ध्यान दिया जाए, एक ही जोड़ी विपरीत लक्षण का अध्ययन किया जाए, तो उसी को कहते हैं एक संकर संकरण। और अगर संकरण कराते समय उन बहुत सारे कई विपरीत लक्षणों में से केवल दो जोड़ी विपरीत लक्षणों पे ध्यान दिया जाए, केवल दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जाए, तो उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण। क्लियर? पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, एक संकर संकरण को इंग्लिश में कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण या क्रॉस कराया जाता है, तो उसे को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं एक संकर संकरण। क्लियर? और साथ ही साथ जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण या क्रॉस कराया जाता है, तो उसी को कहते हैं क्या? द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण, और इंग्लिश में कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये भी और ये भी, मतलब सब इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब आगे बात करते हैं प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। इंग्लिश में कहते हैं इसे डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। ठीक, देखिए क्या है, जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों यानी नर और मादा के बीच संकरण कराया जाता है, तो जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसको कहा जाता है प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 पीढ़ी। ठीक, तो जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है, तो जो प्रथम संतानीय पीढ़ी होती है उसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हीं लक्षणों को कहा जाता है प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, दबे रह जाते हैं, उनको कहा जाता है अप्रभावी लक्षण। सिंपल है। ठीक, तो पढ़ते हैं क्या है, वही लिखा है, विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों यानी नर तथा मादा के बीच संकरण कराने पर प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं यानी दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें प्रभावी लक्षण कहा जाता है। तथा जो लक्षण प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। देखिए सिंपल सा है कि जो लक्षण प्रकट होंगे उनको कहेंगे क्या? उनको कहेंगे प्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होंगे उनको कहेंगे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण प्रकट नहीं होंगे यानी दबे रह जाएंगे, F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे, उनको कह देंगे क्या? अप्रभावी लक्षण। सिंपल है। क्लियर? तो अब ये प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण समझ में आ गया होगा। तो अब एक बात समझ लीजिए, हम लोग पिछले वीडियो में जब 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को डिस्कस कर रहे थे जो मेंडल ने लिया था मटर के संबंध में, तो हमने देखा था कि हर एक लक्षण के 2 रूप थे, प्रभावी रूप और अप्रभावी रूप। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा उनका मतलब क्या है कि जो पुष्पों के रंग के संबंध में है, तो बैगनी रंग जो है वो प्रभावी रूप है उसका, और सफ़ेद रंग जो है वो अप्रभावी है। ठीक, तो ये समझते चलिए। लंबापन यानी लंबा जो तना है वो है प्रभावी रूप, और बौना तना जो है वो अप्रभावी रूप, यानी F1 पीढ़ी में वही दिखेंगे मेंडल के अनुसार, वो हम लोग अभी देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्लियर हुआ। अब आगे डिस्कस करते हैं दृश्य रूप एवं जीन रूप। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। देखते हैं क्या है। जीवधारी के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उन्हें दृश्य रूप कहा जाता है, जबकि जीवधारी की आनुवंशिक संरचना या बनावट को जीन रूप कहते हैं। समझिए क्या है कि जीवधारी के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं, जैसे लंबापन, बौनापन, बैगनी रंग, सफ़ेद रंग, ये देख करके हम पता लगा सकते हैं, दिखता है, ये लक्षण सभी दिखते हैं हमें। तो जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं जो लक्षण जीवधारी के, उन्हीं को कहा जाता है दृश्य रूप। और ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये किसी न किसी जीन के कारण होंगे, तो वो जीन तो हमें दिखता नहीं है, वो तो उसके कोशिका के अंदर है ना। तो सीधा सा कह सकते हैं कि जीवधारी का वो लक्षण जो दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं दृश्य रूप, जबकि उसका जीन का जो बनावट है, उसके DNA की जो बनावट है, उसका जो आनुवंशिक संरचना या आनुवंशिक बनावट है, उसको कहते हैं जीन रूप, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसके कोशिका के अंदर है।
क्लियर। तो वही यहाँ लिखा गया है बहुत ही आसान भाषा में कि जीवधारी के वे लक्षण जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनको कहा जाता है क्या, उनको कहा जाता है दृश्य रूप। और जीवधारी की आनुवंशिक संरचना या आनुवंशिक बनावट को क्या कहते हैं, जीन रूप कहते हैं। यानी उसके जीन का, उसके डीएनए का क्या बनावट है, क्या अरेंजमेंट है, उसको कहते हैं जीन रूप। और जो उसके कारण जो दिखता है जो प्रत्यक्ष रूप से, उसे उस लक्षण को कहते हैं दृश्य रूप। तो ये था दृश्य रूप एवं जीन रूप। इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, महत्वपूर्ण तो सभी हैं इसमें से। तब तक आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ और बचे हैं शब्द, उसको भी देखते हैं हम लोग। अब हम लोग समझेंगे कारकों या जीन को प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करना। देखिए, मेंडल ने जीन को कारक कहा था और उन्होंने भिन्न भिन्न लक्षणों को व्यक्त करने वाले कारकों को प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया था। कैसे किया था समझते हैं। देखिए, मेंडल ने प्रभावी लक्षणों को व्यक्त करने वाले कारकों को इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में प्रदर्शित किया था, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई आदि। और अप्रभावी लक्षणों को व्यक्त करने वाले कारकों को मेंडल ने इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में प्रदर्शित किया था, जैसे स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई आदि। ठीक, आसान है, समझ में आ गया होगा। और जनकों को, जो जनक थे, उनको कैपिटल पी से प्रदर्शित किया था, पेरेंट्स। ठीक, और संतानी पीढ़ियों को उन्होंने क्रमशः F1, F2, F3 आदि से प्रदर्शित किया था। समझिए क्या है, जब जनकों में निषेचन होता है या संकरण होता है तो जो संतानें उत्पन्न होती हैं, जो पीढ़ी आती है उनके बाद, उसे कहते हैं F1 पीढ़ी, यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी। और जब F1 पीढ़ी के संतानों में निषेचन होता है, संकरण होता है, तब जो पीढ़ी आती है वो हो जाएगी F2 पीढ़ी। उसके बाद F2 पीढ़ी के संतानों में जब निषेचन होगा तब F3 पीढ़ी, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। ठीक, तो उन्होंने संतानी पीढ़ियों को क्रमशः F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी आदि नाम दिया। ठीक, ऐसे उन्होंने प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया था उन कारकों को, ठीक, जो कि व्यक्त कर रहे थे भिन्न भिन्न लक्षणों को। अब आगे डिस्कस करते हैं समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी को। इंग्लिश में इसे कहते हैं होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। देखिए होता क्या है, एक तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे मेन जो बात है वो यही समझने वाला है कि प्रत्येक लक्षण के लिए 2 जीन होते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, हर एक लक्षण को व्यक्त करने के लिए 2 जीन होते हैं। ठीक, एक प्रभावी रूप उसका होता है, एक अप्रभावी रूप होता है। ठीक, अब देखिए क्या है कि अब किसे कहते हैं समयुग्मजी और विषम युग्मजी, समझिएगा। अब यदि किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले दोनों जीन समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी दोनों समान है। देखिए जोड़े में रहते हैं जीन, तो दोनों कैपिटल टी यानी दोनों प्रभावी वाला है, प्रभावी लक्षण वाला। स्मॉल टी दोनों अप्रभावी लक्षण वाला है। कैपिटल आर दोनों प्रभावी लक्षण वाला। स्मॉल आर दोनों अप्रभावी लक्षण वाला। मतलब कि हमने क्या कहा कि प्रत्येक लक्षण के लिए 2 जीन होते हैं, और अगर दोनों जीन प्रभावी वाले होंगे या दोनों जीन अप्रभावी वाले होंगे तो ऐसी स्थिति को कहेंगे समयुग्मजी। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि अब यदि किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले दोनों जीन असमान हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। ठीक, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी यानी एक प्रभावी लक्षण वाला कारक है या जीन है और एक अप्रभावी लक्षण वाला। कैपिटल आर स्मॉल आर एक प्रभावी वाला है, एक अप्रभावी वाला। तो ऐसी स्थिति जब एक प्रभावी वाला हो दूसरा अप्रभावी वाला, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं क्या, उस अवस्था को कहते हैं विषम युग्मजी। क्लियर। तो समयुग्मजी और विषम युग्मजी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये तो रहा आनुवंशिकी में प्रयुक्त शब्दावली, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको एक एक चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से देखिए, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग अगले वीडियो में मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों और उनके आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन करेंगे।
तो इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के डिस्कशन के साथ।